हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार रॉयल स्टडी हब में। जैसा कि आप सब जानते हैं यूपीपी और एसएससी जीडी की क्लासेज जिसमें हिस्ट्री हम लोग सेक्शन पढ़ा रहे हैं, हिस्ट्री सेक्शन हम लोग का चल रहा है। उसमें हम लोग सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं आधुनिक भारत की, और आधुनिक भारत में हम लोग पढ़ रहे हैं भारत का राष्ट्रवाद। भारत के राष्ट्रवाद में अब तक हम लोग देख चुके हैं कि कैसे कैसे क्या क्या घटनाएं हुई हैं, और कल की क्लास में या प्रीवियस क्लास में कहें तो हम लोगों ने महात्मा गांधी जी के बारे में बात किया था। आज हम लोग देखने वाले हैं उसके आगे, अर्थात 1916 के बाद की घटनाओं का हम लोग चर्चा करते हैं। उनकी जो परिघटनाएं घटी थी उसके बारे में चर्चा करते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि 1916 की जो घटनाएं थी उसमें लखनऊ जो समझौता हुआ था, जिसमें मुस्लिम लीग और कांग्रेस जो अलग हुआ था, नरम दल और गरम दल, वो भी कांग्रेस से मिल चुके थे। यहाँ तक हम लोग चर्चा कर रहे थे। आज हम लोग नया सेक्शन देखने वाले हैं। उससे पहले मैं 2 लाइन आप लोगों के लिए कहना चाहूँगा कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, ना थक कर बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो चलिए इसी के साथ हम लोग अपने सेशन को शुरू करते हैं। हम लोगों का आज का पहला है क्वेश्चन कि पहला जो है वो क्या है, गांधी जी ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, याद रखिएगा कि क्वेश्चन आ सकता है कि गांधी जी ने किस विश्व युद्ध के दौरान जो लोग थे, भारतीय लोग थे, इनको सेनाओं में भर्ती होने के लिए प्रेरित किया था। तो गांधी जी ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो सेनाएं थी, मतलब जो लोग थे, उनको सेनाओं में भर्ती होने के लिए, ब्रिटिश सेना में हम लोग बोल सकते हैं, ब्रिटिश सेना में भर्ती होने के लिए प्रेरित किया था। और इसी के कारण गांधी जी को क्या कहा जाने लगा था, भर्ती कराने वाला सर्जेंट कहा जाने लगा था। क्या कहा जाने लगा था, भर्ती कहा जाने वाला सर्जेंट कहा जाने लगा था। यह क्वेश्चन ज्यादातर यूपीपीएससी वगैरह में पूछता है कि गांधी जी को भर्ती कराने वाला सर्जेंट क्यों कहा गया था या कब कहा गया था। तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कहा गया था। क्यों कहा गया था, क्योंकि ये लोगों को ब्रिटिश सेना में भर्ती होने के लिए प्रेरित कर रहे थे। चलिए उसके बाद हम लोग देखते हैं 1916 में गांधी जी अहमदाबाद में क्या करते हैं, साबरमती आश्रम की स्थापना करते हैं। साबरमती आश्रम कहाँ पर है, गुजरात में है, गुजरात अहमदाबाद। वहाँ पर ये क्या करते हैं, महात्मा गांधी साबरमती की आश्रम की स्थापना करते हैं। और पूछेगा क्वेश्चन कि साबरमती की आश्रम की स्थापना कब हुई थी, साबरमती आश्रम की स्थापना, तो साबरमती आश्रम की स्थापना 1916 में गांधी जी द्वारा की गई थी। चलिए इसके बाद जो अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है, बिहार के किसान नेता राजकुमार शुक्ल ने, याद रखिएगा, किस नेता ने गांधी जी को प्रेरित किया था चंपारण में आंदोलन करने के लिए। तो बिहार के किसान नेता थे राजकुमार शुक्ल, जो कि इनको प्रेरित करते हैं गांधी जी को चंपारण में आने के लिए। चंपारण कहाँ पर है, चंपारण वर्तमान में बिहार में है। यहाँ पर कब इनको प्रेरित किया गया था, 1917 में एक्चुअली में 1917 में 1916 का जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था, हम लोग बोल सकते हैं कि 1916 के लखनऊ दिसंबर में अधिवेशन हुआ था। उस समय राजकुमार शुक्ल आते हैं गांधी जी से मिलने के लिए, और यहाँ पर गांधी जी को जो चंपारण में पूरा घटनाएं घट रही थी तीन कठिया प्रथा के लिए, उन सब के बारे में इनसे अपनी चर्चा करते हैं और इनको उसके बारे में बताते हैं। तो गांधी जी इनको सांत्वना देते हैं और कहते हैं कि हाँ ठीक है, मैं वहां पर आने वाला हूं। और गांधी जी यहां पर जाते हैं, और इसीलिए कहा जाता है कि राजकुमार शुक्ल के द्वारा प्रेरित किए जाने पर गांधी जी कहाँ गए थे, चंपारण आंदोलन बिहार में करने के लिए गए थे। और चंपारण आंदोलन कब हुआ था, 1917 में हुआ था। एक इंपॉर्टेंट नोट है, इसको नोट करके लिख लीजिएगा कि एक बोल सकते हैं ब्रिटिश अधिकारी था, उसका नाम था एमन। क्या नाम था, एमन। याद रखिएगा, ब्रिटिश अधिकारी था एमन। एमन ने इन्हें किसे, कि राजकुमार शुक्ल जी को, एमन ने कहा कि ये चंपारण का अकेला मर्द था। क्यों ऐसा कहे थे, क्योंकि राजकुमार शुक्ल ही थे जो कि किसानों के लिए सबसे पहले खड़े हुए थे। तो इसीलिए कहा जाता है ना, मर्द किसको, जो सबसे लड़ाई में लड़े। तो एमन ने कहा कि चंपारण का एक अकेला मर्द कौन था, तो चंपारण का एक अकेला मर्द कौन था, बिहार के जो राजकुमार शुक्ल थे, एमन ने इनको चंपारण का एक अकेला मर्द कहा था। फिर भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कब हुआ था, तो 1917 में चंपारण में किया गया था। अर्थात जो चंपारण आंदोलन हुआ था, तो भारत में पहला सत्याग्रह का प्रयोग इसी समय किया गया था, चंपारण आंदोलन के दौरान, जिसमें
किया क्या जाता है, गांधी जी धरना पर बैठते हैं और जो तीन कठिया प्रथा थी अर्थात नील की खेती जबरदस्ती कराई जाती थी, इसके लिए बिहार से जो बिहार प्रांत के उस समय गवर्नर जनरल होते थे या हम लोग बोल सकते हैं ब्रिटिश सरकार जो होती थी उससे लड़ाई लड़ते हैं और उसके बाद तीन कठिया प्रथा को ये समाप्त करवाते हैं। तो भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कब हुआ था, 1917 में हुआ था। किसके द्वारा हुआ था, तो महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था। और कहां पर किया गया था, चंपारण में। एक यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आ सकता है कि चंपारण जो शब्द था, इस शब्द का सबसे पहली बार प्रयोग, सत्याग्रह शब्द का सबसे पहली बार प्रयोग गांधी जी ने कब और कहां किया था। तो याद रखिएगा, सत्याग्रह शब्द का जो प्रयोग है सबसे पहले गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में किया था। कहां पे किया था, गांधी जी में दक्षिण अफ्रीका में सबसे पहले सत्याग्रह शब्द का प्रयोग किया था। चलिए इसके आगे देखते हैं। हम लोग देखते हैं आगे क्या है। महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल, अहमदाबाद मिल मजदूरों के हड़ताल जो कि कब हुआ था, 1918, डेट याद रखिएगा, 1918 ईस्वी के समर्थन में की थी। महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल कब की थी, तो महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल की थी अहमदाबाद मिल मजदूरों के हड़ताल के समर्थन में। कब किया था, 1918 में किया था। एक्चुअली में क्या था कि जो मिल मजदूर आंदोलन थे, क्यों हुआ था इसके पीछे का हम लोग कारण समझते हैं। जो मिल में मजदूरी कर रहे थे इन लोगों को ठीक तरीके से सैलरी नहीं दिया जा रहा था। अब भाई अगर किसी के परिवार हैं तो उनको सैलरी की आवश्यकता अति आवश्यक है। क्यों आवश्यक है, क्योंकि भाई पैसा रहेगा, हमको सैलरी मिलेगी, तभी हम लोग अपना पालन पोषण कर सकते हैं, अपने घर वालों का, अपने फैमिली वालों को हम लोग अच्छी तरीके से पढ़ा लिखा सकते हैं और खिला पिला सकते हैं। अब इनको ठीक तरीके से इनकी सैलरी नहीं दी जा रही थी, तो ये लोग आते हैं गांधी जी के पास और गांधी जी से कहते हैं, इनसे सहायता मांगते हैं और गांधी जी सहायता देने के लिए तैयार हो जाते हैं। और सबसे पहले अहमदाबाद में ही गांधी जी भूख हड़ताल करते हैं। और जब भूख हड़ताल बैठ जाते हैं तो उस समय गांधी जी बहुत ब्रांड नेता हो चुके थे। ठीक है, जैसे अभी आप ही हैं, कौनो ब्रांड नेता बन जाओ, जब ब्रांड नेता बन जाओगे तो क्या होगा, यही होगा कि आप जाके कहीं बैठ जाओ, आपके पीछे हजारों लोग बैठ जाएंगे। जैसे माननीय मोदी जी हैं, अब किसी का विरोध करना, माननीय मोदी जी सड़क पर बैठ जाए, फिर देखो क्या होगा, होगा ना कुछ। या फिर उत्तर प्रदेश में अगर हम लोग बात करें, अखिलेश यादव हैं, राहुल गांधी हो गए, जितने भी बड़े नेता हैं, अगर ये लोग सड़क पर बैठ जाएंगे तो क्या होगा, इनके पीछे हजारों की भीड़ आ जाएगी। सीधी सी बात है। ऐसे आप भी बन के दिखाओ बड़े आदमी। ठीक है, तो होता क्या है कि महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल किया था अहमदाबाद मिल मजदूरों के हड़ताल समर्थन में, जो कि कब हुआ था, 1918 में हुआ था। इसको आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद गांधी जी ने 1918 ईस्वी में गुजरात के खेड़ा जिले में कर नहीं आंदोलन चलाया। अब ये कर नहीं आंदोलन क्या था, इसको हम लोग जान लेते हैं। एक्चुअली में गुजरात में ब्रिटिश क्या कर रहे थे कि जो किसान थे उनसे बहुत ज़्यादा कर वसूल रहे थे। बहुत ज़्यादा कर का मतलब ये हो गया ना कि जितना खेत में पैदा हुआ उसका 50% देना ही देना है आपको। अब 50% बहुत होता है भैया। ये अभी आपसे ही आपकी सैलरी है 10,000 और कौनो आपसे 5,000 ले ले। जब कौनो 5,000 ले लेगा तो आपको क्या मिलने वाला है, कुछ नहीं। ठीक है, घुइयाँ थोड़े ना खा के जिंदा रहोगे। तो वही है कि गांधी जी ने 1918 ईस्वी में गुजरात के खेड़ा जिले में कर नहीं आंदोलन चला। क्यों चलाया कि या तो एकदम टैक्स कम लो, या तो हम टैक्स ही नहीं देने वाले हैं। तो गांधी जी का यह कहना था कि कर ही नहीं देंगे और इसके लिए आंदोलन कर दिए। अब गांधी जी का ये भी आंदोलन सक्सेस हो गया, ब्रिटिश लोग इस पर भी मान गए। अब तीन लगातार आंदोलन, कोई अगर सक्सेसिव आंदोलन कर रहा है, कोई सक्सेस रेट उसका 100% जा रहा है, तो सीधी सी बात है पूरी दुनिया उनके पीछे चलने वाली है, पूरा देश उनके पीछे चलने वाला है। इसीलिए गांधी जी इतने महान नेता थे और उनके पीछे पूरा देश चला था। आगे देखते हैं 19 मार्च 1919, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो घटना है ना, पूरे भारत के जो हम लोग राष्ट्रवाद की घटनाएं पढ़ते हैं, वास्तव में अगर मैं बता दूं, मेरे दिल के जो सबसे करीब है वो ये दो घटनाएं हैं जो मैं चर्चा करने वाला हूं आगे। मुझे ये दो घटनाएं, अगर मैं इसके बारे में जो भी पढ़ा हुआ हूँ, जब सुनता, मतलब पढ़ने के बाद ना जो हृदय द्रवित हुआ था, तो लगता था कि हाँ यार, वास्तव में किस तरीके से हम लोग को आज़ादी मिली है। 19 मार्च 1919 ईस्वी को रॉलेट एक्ट लागू किया गया। कौन सा नियम, रॉलेट एक्ट। अब ये रॉलेट एक्ट क्या था, ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा एक नियम लाया गया, रॉलेट एक्ट। और रॉलेट एक्ट क्या था, बिना वकील बिना दलील, ठीक है, आपको जेल की सजा, और कितने साल के लिए, 2 साल के लिए।
पता चला कि आपको सीधा 2 साल के लिए क्या हो जाए, जेल की सजा, और आपको कह दिया जाए कि वकील आप नहीं कर पाओगे। कहा जाता था ये था क्रांतिकारियों के लिए, जो क्रांतिकारी लोग होंगे उनके लिए होगा, ऐसा कहा जाता था। लेकिन एक बात जरा मुझे बता दो कि अगर बात हम लोग करें क्रांतिकारियों की, ठीक है भैया आप क्रांतिकारियों को ले जाओ, क्रांतिकारी जो करे केवल उनको ले जाओ तब भी ठीक है, लेकिन जरा मुझे एक बात बता देना कि क्या जरूरी थोड़े ना है कि हर क्रांतिकारी गलत ही करे? कभी नहीं हो सकता है हर क्रांतिकारी गलत करे, ऐसा तो नहीं हो सकता है ना कि हर क्रांतिकारी गलत ही हो। इसी तरीके से ऐसा भी नहीं हो सकता है कि लोग अपने देश के लिए भाई क्रांति कर रहे हैं, क्यों नहीं कर सकते? आप अपने हक के लिए क्यों नहीं क्रांति कर सकते हो? कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। अब ये भी आपको अधिकार ना दिया जाए कि आप क्रांति कर रहे हो और आपको बंद कर दिया जाए और आप वकील ना कर पाओ, ऐसा तो कोई अधिकार नहीं होता है। तो ये उनके लिए था। अब अभी क्या है, आपके पड़ोसी से आपका झगड़ा चल रहा है, ठीक है, मान लें आप गांव में रहते हैं, खेत के चक्कर में हुई झगड़ा, अब गया पड़ोसी गवा पुलिस के पकड़ा किनारे से 10,000। अब जब किनारे से 10,000 पकड़ाए तो पुलिस का करे, आए तो उठा ही लीजिए, और नियम आई जाए के था के रॉलेट एक्ट वाला, तो का करे बस सब जने चापलूसी गिरी करब चालू कर दी। तो वही होता था कि जो उस समय ब्रिटिश के चापलूस होते थे वो किसी को भी पहुंच के बंद करवा सकते थे। तो इसके विरोध में गांधी जी रॉलेट एक्ट के विरोध में एक विरोध अभियान चलाते हैं, और वो कब चलाते हैं? तो 6 अप्रैल 1919 को। तो क्वेश्चन अगर कभी पूछेगा कि रॉलेट एक्ट का विरोध गांधी जी द्वारा कब किया गया था, कि रॉलेट एक्ट का विरोध गांधी जी द्वारा जो किया गया था वो 6 अप्रैल 1919 को किया गया था। रॉलेट एक्ट क्या था? रॉलेट एक्ट था बिना वकील बिना दलील, रॉलेट एक्ट क्या था? बिना वकील बिना दलील लोगों को जेल की सजा। ठीक, इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा, बिना वकील बिना दलील जेल की सजा। अब होता क्या है, इसके बाद आते हैं हम लोग आगे की बातों पर। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। रॉलेट एक्ट, रॉलेट एक्ट के बाद होती है वो घटना जो भारतीय इतिहास का सबसे काली घटना कही जाती है। भले ही भारतीय इतिहास की चाहे जिसको सबसे काली घटना कही जाए, लेकिन हमारे लिए सबसे काली घटना अगर कोई है तो वो कौन सी है? जो 1919 में घटता है। और कब घटता है? 13 अप्रैल 1919 की घटना, अमृतसर के जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना। ठीक है, अब सुनना ध्यान से, हुआ क्या था अमृतसर वाले जलियांवाला बाग हत्याकांड में? इसमें हुआ क्या, 2 लोग थे, एक थे सतपाल मलिक और एक थे सैफुद्दीन किचलू। नाम याद रखिए ना, सतपाल, डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू, इनको गिरफ्तार कर लिया गया। अब दोनों जो थे ना, ये पंजाब क्षेत्र में बहुत ही एक पॉपुलर लीडर थे। अब पॉपुलर लीडर थे तो भाई इनको जब गिरफ्तार किया गया तो इसका विरोध किया जाने लगा, और इसके विरोध में 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में एक जगह थी, जलियांवाला बाग नामक जगह थी। जलियांवाला बाग नामक जो जगह थी, यहाँ पर होता क्या है कि एक सभा का आयोजन किया जाता है, और जो ये सभा का आयोजन किया जा रहा था इसमें बहुत सारी भीड़ थी। मतलब ऐसा कहा जाता है कि हजार लोग थे, लगभग कम से कम 20-25 हज़ार आदमी इकट्ठा थे इसमें, या 50 हज़ार आदमी इकट्ठा थे। जो जलियांवाला बाग प्लेस था, जो ये पार्क था, एक पार्क टाइप का था, निकलने के और एग्जिट और एंट्री के लिए सिर्फ एक गेट था। सारी चीज़ें बहुत ध्यान से समझना, और तब आप लोग इसके बारे में डीपली समझ पाओगे। निकलने, एंट्री और एग्जिट दोनों के लिए क्या था? सिर्फ एक ही गेट था इसमें। जलियांवाला बाग जो जगह थी, 13 अप्रैल 1919 को वो घटना के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो अमृतसर में ये घटना थी, सतपाल और किचलू, सैफुद्दीन किचलू थे, इनको गिरफ्तार किया गया। अच्छा, एक चीज़ और था उसी समय ना, यहाँ पर जो हम लोग बोलते हैं आजकल धारा 144 एक प्रकार से लगी हुई थी, जिसमें क्या होता है कि एक जगह 4 से अधिक लोग नहीं इकट्ठा हो सकते हैं। यहाँ पर एक होता है ब्रिटिश का गवर्नर, ब्रिटिश का जनरल, जिसका नाम था जनरल डायर। बहुत ही क्रूर, बहुत ही निर्दयी, जिसके अंदर प्रेम शब्द था ही नहीं, एक प्रकार से हम लोग कहें। ये अपने सिपाहियों के साथ पहुंचता है और अंधाधुंध गोलियां बरसाना चालू कर देता है। अब एक बात आप सोचिए, आप घर में अपने हैं और आप आराम से बैठे हुए हैं कहीं पे, और पीछे से आपके ऊपर अचानक से क्या होने लगे? हमला होने लगे। ठीक है, तो वही चीज़ था कि 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में जनरल डायर अपने सिपाहियों के साथ पहुंचता है और एक तरफ से अंधाधुंध गोलियां चलवाना चालू करता है। और इस घटना इतनी झकझोर देने वाली घटना थी कि इसमें लोग जो थे ना, बच्चे थे, स्त्रियां थी, बूढ़े थे, सब थे। एक तो दूसरी चीज़, जहाँ पे ये घटना हुई थी
उसमें पंजाब में बैसाखी का एक त्यौहार मनाया जाता था। तो बैसाखी का त्यौहार था और लोग मेला वहाँ पे लगा होता, तो मेले भी देखने गए थे। गोलियां जब चलवाना चालू करता है जनरल डायर, तो उसमें इतने लोग मारे जाते हैं और ये कहा जाता है और ये हकीकत है। अभी भी आप लोग जाकर जलियांवाला बाग में देखेंगे, कुआं बना हुआ है, उस कुएं में लोग बचने के लिए कूदते हैं। और आपको जान करके ये बड़ी हैरानी होगी, या जान करके थोड़ा सा आपका भी दिल द्रवित होना चाहिए कि वो कुआं पूरा का पूरा इंसान से पट गया था। मतलब अंदर हर कोई बचना चाहता है, तो नीचे जो गिरा वो भी, और जो ऊपर ऐसे पूरा का पूरा कुआं भर गया था। किससे? मात्र इंसानों से। जो आसपास जो लाशें बिछी थी उसकी बात ही कल्पनाएं नहीं कर सकते हैं आप। और जो ऐसा बताया जाता है ना, एक सरकारी आंकड़ा हम इसलिए लिखे हैं कि ये सरकारी आंकड़ा है कि उसमें मरे थे कितने लोग? मात्र 379, ये सरकारी आंकड़ा है। और कांग्रेस समिति का कहना था कि 1000 के आसपास लोग मरे थे, लेकिन वास्तव में अगर देखा जाए ना, इसमें 10,000 के करीब लोग मरे थे। क्यों? क्योंकि यार एक कुआं जो है ना, अगर पूरा का पूरा पट सकता है इंसानों से, और उसमें कोई बचा थोड़े ना होगा। जो नीचे गिरा वो दम घुटने से मौत होगी, जो ऊपर आए होंगे उनको गोली मार के मार दिया गया होगा, जो वहां पे भगदड़ मची होगी, कई लोग तो भगदड़ में छोटे छोटे बच्चे खत्म हुए होंगे। हम लोग मरना नहीं कह सकते, हम लोग शहीद होना कहेंगे। मरना भी कहना एक उनके लिए पाप होगा, हम लोग शहीद होना कह सकते हैं, ठीक है ना। तो होता क्या है कि इसमें जो शहीद होने वालों की संख्या थी वो लगभग 10,000 लोगों के आसपास थी। छोटे बच्चे, महिलाएं, बूढ़े, भाई कोई नहीं बच सका होगा। इसमें 10,000 लोग मरे थे। इसीलिए मैं कहा हूं कि ये एक ऐसी घटना है जो कि मेरे दिल के सबसे करीब है, जिसको कि मैं सब भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सबसे मतलब अपने सबसे करीब अगर मानता हूं, बहुत अच्छे से अगर मैं ये करता हूं, तो ये वाली घटना, और ये घटना बहुत द्रवित भी करती है। उसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड में जो जनरल डायर था, इसका सहयोग किसने किया था? किसने मतलब बताया था कि आप जा करके वहां पे ये चीजें करो? सहयोग करने वाला एक भारतीय था जिसका नाम था हंसराज। और ऐसे लोगों को ना कभी मिल जाए ना, कुत्तों की तरह दौड़ा दौड़ा के मारना चाहिए, ठीक है। वास्तव में बता रहे हैं, कुत्तों की तरह दौड़ा दौड़ा के मारना चाहिए। जलियांवाला बाग हत्याकांड में हंसराज नामक भारतीय ने जनरल डायर का सहयोग किया था। ये चीजें आप लोग याद रखिएगा। अच्छा, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद क्या होता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड में एक चीज हम लोग पढ़ रहे हैं, रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट के बारे में अभी थोड़ा सा हम भूल गए आप लोगों को बताना। रॉलेट एक्ट का जब विरोध हो रहा था, तो इसके विरोध में भी लोगों को इतने मतलब ऐसी ऐसी परिघटनाएं घटी हैं। लोगों जो भारतीय होते थे ना, भारतीयों जो विरोध करते थे, पुलिस वाले जो ब्रिटिश सैनिक होते थे, वो लोग पकड़ करके उनसे अपने जूते चटवाते थे, ठीक है। उनको जमीन पर घुटनों के बल चलवाते थे, उनसे नाक रगड़वाया जाता था। आप कल्पनाएं करिए, अगर आपको थूक दिया जाए और वो थूकते थे और कह दिया जाए आप चाटो, कोई कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। इतनी क्रूर घटनाएं हम लोगों के साथ हुई हैं, और तब जाके हम लोग को आज आज़ादी प्राप्त हुई है। इस आज़ादी को ऐसे आप लोग वेस्ट ना करिए, ठीक है। चलिए, तो ये थी आज की हमारी क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।